एक पहाड़गंज नाम का गांव था। उस रेलवे स्टेशन को बनाते समय एक औरत और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इसी कारण उन दोनों की आत्मा वहां भटकती रहती थी। उसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था जो कि काफी शरारती था। क्यों दोस्तों, अब तो एग्जाम खत्म हो गए हैं, क्यों ना घूमने का प्रोग्राम बनाया जाए? क्यों नहीं भाई, चलो कहाँ चलना है? जहाँ चलना है चलते हैं। लेकिन कल्लू तू देख लेना, एक तो तेरा बापू कंजूस है और तू उससे भी बड़ा मक्खी चूस है। क्यों मक्खी चूस, पैसों को आग लगा दूं क्या? अरे भाई गुस्सा क्यों कर रहे हो? अब घूमने के नाम पर लड़ाई मत करो, मूड खराब मत करो। चलो सब मिलके गोवा चलते हैं, वहाँ मजे करेंगे मिलके लड़कियों के साथ। क्यों? हाँ ठीक है, आज रात को ही चलते हैं। मुझसे तो कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। इसके बाद तीनों अपने घर चले जाते हैं और रात को प्लेटफॉर्म पर मिलते हैं। यार ये प्लेटफॉर्म कुछ खाली खाली सा नहीं है, वरना रेलवे स्टेशन पर तो बहुत भीड़ होती है। क्या यार, कितना डरपोक है मोहन तू भाई, तेरा कुछ नहीं हो सकता। खैर छोड़ो, क्या खाली पेट गोवा चलोगे? जाओ कुछ खाने को तो ले लो, तब तक मैं सामान सीट पर सेट करता हूँ। मोहन और कल्लू समोसे लेने के लिए एक समोसे वाले के पास जाते हैं और समोसे वाले से समोसा पैक करवाने लगते हैं। तभी कल्लू को जोर से टॉयलेट आ जाता है। जोर से एक नंबर आ रहा है, कहाँ करूँ? यहाँ तो टॉयलेट भी नहीं दिख रहा कहीं। तभी तो कहता हूँ कम पानी पिया कर, पानी पीता रहता है, टॉयलेट जाता रहता है। भाई एक काम कर, साइड जा कर के वजन कम करा, तब तक मैं ये समोसे लेके ट्रेन में बैठता हूँ। इसके बाद कल्लू थोड़ा दूर जाकर एक पत्थर की आड़ में टॉयलेट करने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उस पत्थर की दूसरी तरफ उन्हीं दोनों भूतों की लाशें दबी होती हैं और भूत उन पत्थरों पर रहते हैं। इससे ज्यादा आरामदायक कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय कल्लू को एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और देखता है कि जिस पत्थर पर वो टॉयलेट कर रहा था वहाँ से धुआं निकल रहा है। कल्लू पिटने के बाद ट्रेन के अंदर आकर बैठ जाता है और मोहन और प्रदीप को प्लेटफॉर्म वाली बात बताता है, जिसे सुनकर मोहन और प्रदीप हंसने लगते हैं। अबे क्या मजाक है यार, तू तो टू मच है भाई, कितना वहमी है। अबे रुक, अब मैं और प्रदीप जाएंगे और वहाँ उसी जगह टॉयलेट करके आएंगे। उसके बाद मोहन और प्रदीप उसी जगह जाते हैं और टॉयलेट करके आते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ कुछ भी नहीं होता। इसके बाद तीनों रात का खाना खाने के बाद सो जाते हैं, लेकिन कल्लू की नींद रात में टूट जाती है और ट्रेन भी किसी सुनसान जगह पर रुकी होती है। तभी कल्लू को एक शैतान दिखता है जिसने मोहन को अपने एक हाथ से गर्दन पकड़कर उठा रखा है। कल्लू काफी डर जाता है और बाहर की तरफ भागता है। तभी उसे दिखता है कि प्रदीप को दूसरी भूतनी ने नीचे गिरा रखा है और उसकी छाती पर चढ़ के बैठी है। ये देखकर कल्लू काफी डर जाता है और अपने दोस्तों की मदद के लिए उनकी तरफ भागता है और ट्रेन के नीचे उतरता है। अरे ये कहाँ गायब हो गए? कहाँ गए मेरे दोस्त? हम कहाँ हैं? कहाँ है? तभी वो चुड़ैल और शैतान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, तूने हमारे रहने की जगह को गंदा किया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तू मरेगा और तेरे सीने के खून से मैं अपने उस पत्थर को धोऊंगी। ऐसा कह के चुड़ैल कल्लू का हाथ पकड़ लेती है। कल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ इस चुड़ैल से, अरे कोई बचाओ, अरे मर गया रे। ऐसा कहकर कल्लू जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसके दोस्त उसे जोर से थप्पड़ मारते हैं। कल्लू उठ जाता है। मोहन और प्रदीप हंसने लग जाते हैं। क्या हुआ कल्लू भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? वैसे तो बहुत बहादुर बनते हो।
सपना देख रहे थे क्या? है? फिर कल्लू मोहन और प्रदीप को सपने वाली सारी बात बताता है, जिसे सुनकर मोहन और प्रदीप बहुत डर जाते हैं। अरे भाई, ये तूने क्या किया? अगर ये बात सच है तो ये दोनों भूत हमें जिंदा नहीं छोड़। फिर तीनों डरते डरते ट्रेन में ही सो जाते हैं और अगले दिन होटल के अंदर प्रदीप सो रहा होता है। तभी वहाँ दोनों चुड़ैल और शैतान आ जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? क्या चाहते हो? हम तो कहीं भी आ जा सकते हैं, और रही चाहने की बात, हम तो तेरी जान लेना चाहते हैं। तेरे दोस्त के किए की सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। ऐसा कहकर दोनों शैतान प्रदीप को नीचे पटक देते हैं और चुड़ैल उसकी छाती पर बैठ के प्रदीप का खून पीने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी कल्लू और मोहन वहाँ आते हैं और प्रदीप की लाश देखकर काफी डर जाते हैं और रोने लगते हैं। अरे प्रदीप, ये क्या हुआ? किसने मारा तुम्हें? वो भी इतनी बुरी तरह से? तभी कल्लू बोलता है, हो ना हो, ये उन्हीं भूतों का काम है जो मुझे मिले थे, और ये अब हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, और ये हमें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। हमें घर वापस चले जाना चाहिए। हाँ, घर वापस चले जाना चाहिए। इसके बाद मोहन और कल्लू वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। कल्लू अपने घर वालों को सारी बात बताता है। कल्लू के पिताजी दीनानाथ, कल्लू बेटा, ये तूने क्या किया? तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो दोनों अतृप्त आत्माएं हैं जो कि परेशान होकर यहाँ वहाँ भटक रही हैं। अब उन्हें शांत करना पड़ेगा। चलो तुम अब सो जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर दीनानाथ घर से बाहर चले जाते हैं और कल्लू सोने के लिए अपने कमरे में चला जाता है। उधर दूसरी तरफ मोहन अपने कमरे में सो रहा होता है कि तभी वही भूत और चुड़ैल वहाँ आ जाते हैं। कैसे सो रहा है हमें गंदा करके, इसको तो मजा चखाना पड़ेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल मोहन को जोर से लात मारती है। मोहन नीचे गिर जाता है और नींद से जाग जाता है। कौन है बे? फोड़ डालूंगा। किसने लात मारी मुझे? लेकिन वो जैसे ही चुड़ैल और शैतान को देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वो डर जाता है। मुझे माफ कर दो चुड़ैल माता, मेरे से गलती हो गई। मैंने गलती से आपके घर के ऊपर टॉयलेट कर दिया था। मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। गलती और तुझसे? तू बहादुरी दिखाने आया था जानबूझ के। ऐसा कहकर चुड़ैल और भूत उसे बीच में से चीर देते हैं और उसके 2 टुकड़े कर देते हैं। उधर दीनानाथ एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को सारी बात बताता है। देखो, तुम्हारे लड़के ने गलती तो की है। अब उसे बचाने का एक ही तरीका है कि उस जगह को साफ किया जाए और पूजा अर्चना करके उन आत्माओं को शांत किया जाए। तुम्हारे बेटे को भी उन आत्माओं से माफी मांगनी पड़ेगी। जो भी करना है करो बाबा, बस मेरे बेटे को बचा लो। उसके बाद दीनानाथ, कल्लू और तांत्रिक उसी जगह पहुंचते हैं जहां पर कल्लू ने टॉयलेट किया था। कल्लू उस स्थान को धोने लगता है। तभी वो भूत और चुड़ैल वहां आ जाते हैं। आ गया तू, तेरा ही तो इंतजार था। तेरे 2 दोस्त तो गए, अब तेरा क्या होगा कल्लू? कालिया। मुझे माफ कर दो चुड़ैल जी, मेरे से गलती हो गई। मैं आगे से ये गलती नहीं करूँगा और लोगों से भी यही कहूँगा कि वो आसपास सफाई रखें और यहाँ वहाँ टॉयलेट न करें। और जिनकी वजह से आप दोनों पति पत्नी की जान गई थी, मैं उन्हें भी सजा दिलवाऊंगा। अब कुछ नहीं चलेगा। माफी वाफी इधर उधर टॉयलेट करने में अपनी
शान समझते हो तुम जैसे लोग। तेरी मौत उन जैसे लोगों के लिए एक सबक होगी। उधर तब तक तांत्रिक पूजा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शैतान और चुड़ैल वहीं पर बंध जाते हैं। थोड़ी ही देर में जैसे जगह साफ हो जाती है और तांत्रिक अपनी पूजा को पूरा कर लेते हैं, दोनों चुड़ैल और शैतान वहाँ से मुक्त होकर चले जाते हैं। एक समय की बात है जब एक बस्ती में एक ऐसा घर था जिसमें कभी ना तो कोई बाहर आता दिखता और ना अंदर जाता, पर हमेशा उस घर के किचन से अच्छी अच्छी खुशबू आती थी। उसी घर के सामने एक परिवार रहता था जिसमें 4 बच्चे और उनकी दीदी रहते थे। वो लोग बड़े ही गरीब थे। उनकी दीदी उन बच्चों के लिए भीख मांगकर खाने को लेकर आती थी, तब जाकर वो अपना पेट भर पाते थे, पर कभी कभी तो उनको भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन ऐसा ही हुआ जब उन बच्चों की दीदी रात तक घर नहीं लौटी और बच्चे भूख से बिलख रहे थे। अभी तक दीदी नहीं आई, आज तो हम सुबह से भूखे हैं। हाँ भाई, और ऊपर से ये सामने वाले किचन से इतनी अच्छी खुशबू भी आ रही है। वो तो हमेशा ही आती है, पर खुशबू से थोड़ी हमारा पेट भरेगा। हाँ सही बात है, अब तो दीदी के आने का इंतजार करो बस। एक काम करता हूँ, सामने जाकर एक बार आज जाकर देख ही आता हूँ कि आखिर इस घर में कौन है जो कभी दिखता तो है नहीं, पर खुशबू इतनी अच्छी आती रहती है। आखिर वहाँ कौन बनाता है इस सामने वाली किचन में। चल पागल है क्या, चुपचाप यहीं रह, क्या पता कोई खड़ूस औरत रहती हो और तुमको भगा दे। भगा दिया तो भगा दिया, क्या फर्क पड़ता है, पर एक बार कोशिश तो करने दो। सोचो अगर उन्होंने कुछ खाने को दे दिया तो दीदी तो हमेशा वही रोटी सब्जी देती है, क्या पता आज कुछ बढ़िया सा खाने को मिल जाए। पप्पू हिम्मत करके सामने किचन की खिड़की के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। किचन से खटर पटर की खूब तेज तेज आवाज आ रही होती है। पप्पू अंदर झांक कर देखता है पर उसे कोई दिखाई ही नहीं देता। फिर से बर्तनों की आवाज आती है। पप्पू को समझ नहीं आता, इसलिए वो जोर से आवाज देता है। पप्पू की आवाज लगाते ही किचन से आवाज आनी एकदम बंद हो जाती है, पर फिर भी खिड़की से कोई नहीं झांकता। अब पप्पू ठान ही लेता है कि वो आज अंकल से बात करके ही जाएगा और इसलिए वो घर में चुपचाप घुस जाता है। जब पप्पू घर के अंदर का नजारा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो सालों से वहां कोई आया भी ना हो। अरे ये घर कितना अजीब है, यहाँ कोई रहता भी है। घर की हालत देखकर तो लग रहा है जैसे सालों से घर बंद पड़ा हो। खैर मुझे क्या, मुझे तो किचन में जाना है। पप्पू इधर उधर ढूंढता हुआ किचन में पहुंच जाता है। किचन में एक आदमी पीठ करके खड़ा हुआ होता है जो गैस पर कुछ पका रहा होता है। अंकल, अंकल। पप्पू की आवाज सुनकर वो आदमी जैसे ही पलटता है, पप्पू वहीं जमीन पर गिर जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। भूत, भूत, बचाओ, माँ बचाओ। क्या हुआ बच्चे, तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? क्योंकि आप एक भूत हो। भूत से नहीं डरूंगा तो किससे डरूंगा? पर मैंने तो तुमको डराया ही नहीं। नहीं नहीं, आपने मुझे अभी डराया है, प्लीज मुझे जाने दो। पर मैंने तो तुमको रोका भी नहीं है। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। नुकसान नहीं पहुंचाओगे? ऐसा कैसे हो सकता है? भूत तो इंसान को मार देते हैं और उनको खा भी जाते हैं। हाँ, पर वो बुरे भूत होते हैं, मैं बुरा भूत नहीं हूँ और मैं तुमको क्यों खाऊंगा। देखो मेरे किचन में देखो कि वहाँ कितना कुछ है खाने को, तो मैं तुमको या किसी को भी क्यों खाऊंगा। क्या सच में? भूत उस बच्चे को अपने किचन के अंदर लेकर जाता है और वहाँ पूरी किचन में तरह तरह के पकवान और मिठाई देखकर पप्पू की आंखें चमक उठती हैं। वाह, यहाँ तो बहुत कुछ है, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। तो फिर खा लो जो भी तुमको खाना हो। क्या सच में मैं ये सब खा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल खा सकते हो। पप्पू को पहले ही बड़ी तेज भूख लग रही होती है, इसलिए वो खाने पर टूट पड़ता है। वो पागलों की तरह सब कुछ ऐसे खा रहा होता है जैसे जन्मों जन्मों का भूखा हो।
पप्पू खा खा कर अच्छे से पेट भर लेता है और फिर उसे अचानक याद आता है कि घर पर उसके भाई बहन भी भूखे हैं। पप्पू एकदम उदास हो जाता है। क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो गए? अभी तो बड़े खुश थे। वो मेरे घर पर और भी भाई बहन हैं जो सुबह से भूखे हैं। मैंने तो सब खा लिया, पर तो एक काम करो, तुम ये सब उनके लिए भी खाने के लिए ले जाओ, पर मेरी एक शर्त है। वो क्या? तुम मेरा सच किसी को भी नहीं बताओगे, किसी को भी नहीं। मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरा सच पता चले। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, अपने भाई बहन को भी नहीं। इतना कहकर पप्पू खाने का सब सामान उठाने लगता है। वो जितना हो सके उतना खाना उठाकर घर आ जाता है। पप्पू के हाथ में इतना सब देखकर सारे भाई बहन खुशी से चिल्लाने लगते हैं। अरे वाह पप्पू, तूने तो कमाल ही कर दिया। जल्दी मुझे खाने को दे, बहुत भूख लग रही है, अभी तक दीदी भी नहीं आई। सारे बच्चे खाने पर टूट पड़ते हैं, भरपेट खाना खाते हैं। एक बात बता पप्पू, उन अंकल ने तुझे ये सब खाने को कैसे दे दिया? अरे वो अंकल ना बहुत ही अच्छे हैं। वो पहले मुझे किचन में ले गए और फिर वहाँ ये सब देखकर मैं तो हैरान रह गया। फिर उनको जैसे ही मैंने बताया कि मैं सुबह से भूखा हूँ, तो उन्होंने मुझे बड़े प्यार से बोला कि जो खाना है खा लो। अरे वाह, इतने अच्छे अंकल हमारे घर के सामने रहते हैं और हम कभी उनसे मिल भी नहीं पाए। चलो हम उनको थैंक यू बोलकर आते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ कोई मत जाना, समझे? अरे पर क्यों? वो अंकल कोई जरूरी काम कर रहे हैं, उनको गुस्सा आ गया तो फिर दोबारा कभी ये सब खाने को नहीं देंगे। नहीं नहीं, फिर वहाँ कोई नहीं जाएगा। अब बहुत रात में बच्चों की बड़ी दीदी घर आती है और घर में इतना सब देखकर बड़ी हैरान होती है। फिर पप्पू उनको सारी कहानी सुनाता है। दीदी बड़ी खुश हो जाती है और वो भी मजे से खाना खाती है। अब अगले दिन जब बच्चों की दीदी फिर से भीख मांगने जा रही होती है तो पप्पू उनको रोक लेता है। अरे भीख नहीं मांगूंगी तो तुम सबका पेट कैसे भरेगा? पप्पू इतनी जिद करता है कि उसकी दीदी उस दिन कहीं नहीं जाती और घर ही रुक जाती है। दिन में बच्चे रात का बचा हुआ खाना ही खा लेते हैं, पर फिर शाम होने लगती है। दिन में तो हमने पेट भर लिया, पर अब बता हम रात को क्या खाएंगे? आप चिंता मत करो, वो सामने अंकल है ना, मैं उनके घर जा रहा हूँ और वहाँ से ढेर सारा खाना ले आऊंगा। ये बोलकर पप्पू जल्दी से भागता है और भूतिया किचन की खिड़की पर खड़ा होकर आवाज देने लगता है। पप्पू की आवाज सुनकर भूत खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है। आ गए तुम? जी भूत अंकल, मैं आ गया। घर पर सब भूखे बैठे हैं, मैंने आज दीदी को जाने ही नहीं दिया, बोला कि मैं खाना ले आऊंगा। ये तो तुमने बिल्कुल सही किया। इस भूतिया किचन में कभी भी खाना खत्म ही नहीं होता। मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, इसीलिए तुम कभी भी आकर इस भूतिया किचन से खाना ले जा सकते हो। ठीक है भूत अंकल, पर क्या मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा, पूछो। आप भूत कैसे बन गए? अरे बस ये भी एक कहानी है। मैं मरने से पहले एक बहुत बड़े होटल में शेफ हुआ करता था, पर एक दिन होटल में आग लग गई और मैं मर गया। मेरा हमेशा से सपना था कि मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूं, जिसमें हफ्ते में एक दिन मैं गरीब लोगों को मुफ्त में खाना खिलाऊं, पर सब सपना ही रह गया। ये तो बड़े दुख की बात है। भूत फिर अपनी भूतिया किचन से पप्पू को ढेर सारा खाना दे देता है, जिसे लेकर वो घर आ जाता है और सब भाई बहन मिलकर भरपेट खाना खाते हैं और सो जाते हैं। फिर एक दिन पप्पू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। पप्पू को तो तेज बुखार है, वो अभी तक सो रहा है। एक काम करो, तुम में से कोई और जाकर खाना ले आओ। एक काम करती हूँ दीदी, मैं जाकर खाना ले आती हूँ। ठीक है, तुम चली जाओ और राजू को साथ ले जाओ। पिंकी और राजू सामने वाले घर में घुस जाते हैं और घर की हालत देख उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती हैं। ये कैसा डरावना घर है, चलो यहाँ से। दोनों भाई बहन वापस घर आने ही लगते हैं कि तभी उन्हें पीछे से भूत की आवाज आती है।
राजू और पिंकी जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वैसे ही वो चीखना शुरू कर देते हैं, भूत भूत भूत, भागो यहाँ से जल्दी। भूत फिर उन दोनों को पूरी कहानी बताता है। भूत को पप्पू के बारे में सुनकर बड़ा दुख लगता है। वो उन बच्चों की मदद करने की सोचता है और फिर सब बच्चों को उसी घर में बुलाता है। पहले सब बच्चे डरते हैं पर उन्हें समझ आ जाता है कि वो भूत उनकी मदद करना चाहता है। भूत उन बच्चों की दीदी को सारी डिश बनाना सिखा देता है जो बड़े बड़े होटल में बनती है। वो लड़की रोज भूत से उस भूतिया किचन में सब बनाना सीख जाती है और फिर वो भूत उसका रेस्टोरेंट खोलने में भी मदद करता है जिसका नाम वो भूतिया किचन रख